हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। तो दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो हम करेंगे मध्य प्रदेश में वन। और मध्य प्रदेश में वनों के संबंध में हम पहले भी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और उन लेक्चरों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमने जो वन के संबंध में हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो प्रकाशित हुई उसके बारे में बात करी थी। और हमारे जो दूसरे लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण के संबंध में और वन वृत्तों के संबंध में हमने जानकारी इकट्ठा की थी। अब मैं बात करता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में आज आज हम जो टॉपिक में अपने कवर करेंगे पोर्शन वो है आपका वनोपज के बारे में। वनोपज के बाद हम करेंगे मध्य प्रदेश में नवीन वन नीति जो 2005 लाई गई, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की क्या भूमिका है हमारे मध्य प्रदेश में वनों के संबंध में। और इसके बाद हम करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये जो फैक्ट होंगे ये आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो हम इसको भी कवर करने की कोशिश इसी लेक्चर में करेंगे। चलिए, अब मैं बात करता हूं हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात बताऊं आपको कि हमने अभी तक के लेक्चर में अभी तक पढ़ लिया था कि हमारे मध्य प्रदेश का जो जो वनावरण है वो हमारे भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो 94,689 वर्ग किलोमीटर का वनावरण है हमारे मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 30.72% है। इसके बाद मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 18-19 के अनुसार जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद में जो वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत है, मतलब कि हमारे राज्य मध्य प्रदेश की जीडीपी में जो ये वानिकी वनोपज है, इन वनोपज का कितना प्रतिशत जीडीपी का है योगदान, तो वो आपको याद रखना 2.35%। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। साथ में जब आप मेंस की अपनी आंसर राइटिंग करें तो वहां पर इस टॉपिक या इस फैक्ट को डाल देंगे आप, तो वो ज्यादा प्रभावी साबित होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राज्य की जीडीपी में जो वानिकी क्षेत्र का योगदान है वो कितना है, 2.35%। अब दोस्तों, ये जो वनोपज है, वनोपज को देखिए मैंने यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। ठीक है, वनोपज का मतलब क्या है कि वन से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं हमें मध्य प्रदेश के जंगलों से, वनों से, उन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं उसको मुख्य रूप से मैंने 2 भागों में बांट दिया है। एक है कि प्रमुख वनोपज और दूसरा है गौण वनोपज में। ठीक है, प्रमुख वनोपज में मैंने शामिल किया है सागौन को, साल को, बांस को और तेंदुपत्ता को, जबकि गौण वनोपज में हम पढ़ेंगे गोंद को, लाख, इसके बाद है आपका कत्था या जिसको हम खैर भी बोलते हैं, और हर्रा है आपका, इसके बाद है आपका भिलावा। ठीक है, अब इनके संबंध में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से योगदान देती है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्रमुख वनोपज है। अब प्रमुख वनोपज में पहला आपका सागौन। तो दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो सागौन है, सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है, टिक्टोना ग्रांडिस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, टिक्टोना ग्रांडिस। और जो सागौन के वृक्ष में मिलते हैं वो मध्य प्रदेश के कुल कितने क्षेत्रफल में मिलते हैं, लगभग 17.88%। ठीक है, 17.88% भूभाग पर हमें सागौन के वन प्राप्त होते हैं। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो ये सागौन के वन हमें मोस्टली काली मिट्टी में देखने मिलते हैं, और काली मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर विस्तारित है। तो इन वनों का जो संकेंद्रण मिलता है हमें, वो मोस्टली मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में ही देखने मिलता है। अब बात करूं कि इन सागौन के वनों का या सागौन की लकड़ी का जो प्रमुख उपयोग है वो क्या होता है। तो इस लकड़ी का जो प्रमुख उपयोग है वो इमारती लकड़ी के रूप में हम इसको करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ फर्नीचर बनाने के काम में भी इस सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि आपको पता है कि ये हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों में हमने बात की थी, होशंगाबाद की बोरी घाटी सागौन के वनों के लिए फेमस है। तो चूंकि वृक्षों को काटना काटना तो नहीं चाहिए, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से कभी कभी राज्य शासन जो है इनको अपनी निगरानी में इनको कटवाती है और इनका जो है विपणन भी करती है और उससे आय प्राप्त करती है।
फिर बात करते हैं साल के वन। साल के वनों के बारे में बात करें कि जो साल का वृक्ष होता है उसका जो वानस्पतिक नाम मिलता है हमें, वो मिलता है सोरिया रोबुस्टा, ठीक है। और साल के वन हमें मध्य प्रदेश के लगभग 16.54% भूभाग पर देखने मिलते हैं। इन वनों का संकेंद्र मध्य प्रदेश के पूर्वी पूर्वी क्षेत्र की ओर हमें देखने मिलता है, जहां पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि साल के वन का जो उपयोग है वो है आपके रेलवे स्लीपर कोच बनाने में, साथ ही साथ नाव बनाने में, और फर्नीचर के निर्माण में भी साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करें बांस की, तो चूंकि हमने अभी पता किया था कि 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश को बांस स्टेट का भी दर्जा दे दिया गया, और बांस जो है तो अब वो एक उसको वनस्पति की श्रेणी से हटा करके अब जो है घास की श्रेणी में ला करके रखा गया है, ठीक है। तो बांस जो है वो क्या है, एक प्रकार की घास है, ठीक है। आपको याद रखना है इसका जो वनस्पति नाम है वो है डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्स। अब इस बांस का उपयोग क्या होता है, आप जब देखते हैं कि जो टोकरी बनाने के काम में या कि चटाई बनाने के काम में, साथ ही साथ फर्नीचर के निर्माण में भी इस समय पर बांस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका आर्थिक दृष्टिकोण से भी बांस का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। फिर बात करें तेंदुपत्ता का, तो दोस्तों अब जो तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता का हमारे मध्य प्रदेश में जो संग्रहण होता है, जो भंडारण होता है, उसकी अगर मात्रा की मैं बात करूं तो लगभग संपूर्ण देश का 60% तेंदुपत्ता सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में ही होता है, ठीक है। अब तेंदुपत्ते की बात करें तो इसका उपयोग क्या होता है, तेंदुपत्ते का उपयोग जो है वो बीड़ी बनाने के काम में किया जाता है, और बीड़ी बनाने के जो प्रमुख कारखाने हैं वो आपको देखने मिलेंगे, सतना हो गया, रीवा हो गया, जबलपुर हो गया, सागर हो गया। इन जिलों में तेंदुपत्ते का भी हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है वनों से, और उस तेंदुपत्ते से जो है तो बीड़ी बनाने का काम जो है किया जाता है। एक प्रकार से और बात करें तो जो तेंदुपत्ता है वो हमारे मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने का भी एक प्रमुख साधन है, क्योंकि जब महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं, जब वो अपने कृषि कार्यों से फ्री हो जाती हैं, उसके पश्चात जो 2-3 महीने का समय मिलता है उन महिलाओं को, उसमें वो इसी काम में लग जाती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बहुत सुदृढ़ हो जाती है। तो ये तो बात थी हमारे मध्य प्रदेश में के प्रमुख वनोपज की। एक फैक्ट और यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, तेंदुपत्ता जो संग्रहण होते हैं, जो संग्रहण करता होते हैं, करने वाले हैं, तेंदुपत्ता जो कि वनों में होता है, और वनों से तेंदुपत्ते को तोड़कर लाने वाले जो मजदूर होते हैं, पहले इन मजदूरों का जो भत्ता मिलता था इनको, वो 2,000 रुपए था, और वर्तमान में उसको बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति बोरा कर दिया गया है, प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि तेंदुपत्ता संग्रहणों का जो अनुदान है वो अब कितना दिया जाता है या कितना बढ़ाया गया। तो पहले 2,000 था, अब कर दिया गया है 2,500 रुपए, तो बढ़ोतरी आपको 500 रुपए देखने मिलती है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। ये हो गया आपका प्रमुख वनोपज। अब हम बात करते हैं गौण वनोपज के बारे में। तो गौण वनोपज ये भी महत्वपूर्ण चीजें हैं हम जो हमें हमारे मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त होती हैं। इनमें अगर बात करें तो है आपका सबसे पहला गोंद। तो गोंद को आपने देखा होगा, जिसको हम बबूल या धावड़ा के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। जब कभी भी आप बबूल के वृक्ष देखेंगे तो वहां पर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बबूल के वृक्ष बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। तो वहां पर बबूल के वृक्षों में जो है उनकी छाल के ऊपर आपको ये गोंद जो है मिलेगा, आप देखेंगे तो वहां पर जो है होगा। तो ये गोंद हमारे मध्य प्रदेश का प्रमुख गौण वनोपज है। अगर मैं बात करूं तो जो गोंद है आपके, वो हमें मध्य प्रदेश के शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया, और साथ ही साथ खंडवा आदि जिलों से प्राप्त होता है। गोंद जो उसकी हम 3 वैरायटी उसकी पढ़ते हैं, 3 प्रकार के गोंद हमें हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों से प्राप्त होता है। एक है आपका कुल्लू गोंद, दूसरा है अरेबिक गोंद, और तीसरा है सलाई गोंद, ठीक है। कुल्लू, अरेबिक और सलाई। कुल्लू गोंद की मैं बात करूं तो कुल्लू गोंद उच्च क्वालिटी का गोंद होता है, और मोस्टली इसका जो है बाहर विदेशों में क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं अरेबिक गोंद जो है, अरेबिक गोंद कुल्लू गोंद से थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, लेकिन सलाई गोंद से उच्च क्वालिटी का होता है। आपने कभी केक देखा होगा, जो हम केक जो हम ऑर्डर करते हैं जब बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए, तो उसमें भी जो ऊपर इस गोंद का प्रयोग किया जाता है उस केक के अंदर या उसके ऊपर। साथ ही साथ जो बिस्किट्स आती हैं, उन बिस्किट्स में भी
इन गोंदों का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गोंद जी जो होते हैं ये हानिकारक नहीं होते, ये खाने योग्य होते हैं। तो इसके बाद में बात करूं, जो सलाई गोंद है इसका भी उपयोग जो है खाने वगैरह में किया जाता है। साथ ही साथ पेंट और स्याही निर्माण में भी इस प्रकार के सलाई गोंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाख के बारे में। लाख, ये जो लाख है, लाख हमें वृक्षों की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है कि ये ऐसा पदार्थ है जिसमें कि अगर आप इसको आग दिखाएंगे, मतलब कि आप अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, तो क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम पड़ जाता है। और जब इसको आप रख देंगे तो बाद में ये कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये जो लाख बनाने का जो कारखाना है, या मैं बात करूं कि लाख जो है वो हमें मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से प्राप्त होता है, तो आपका शहडोल हो गया, सिवनी हो गया, होशंगाबाद हो गया, इसके बाद आदि आदि जिलों के वनों से हमें जो है तो ये लाख की प्राप्ति होती है। ठीक है, लाख का जो प्रमुख उपयोग होता है वो उपयोग हमें जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि लाख की चूड़ियां बनती हैं। ठीक है, तो चूड़ी हो गए, कंगन हो गए, या और अन्य आभूषण है, उन आभूषणों के निर्माण में लाख का प्रयोग किया जाता है। लाख का जो सरकारी कारखाना है हमारे मध्य प्रदेश में, वो किस जिले में है दोस्तों, वो उमरिया जिले में है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट भी आपको इसी के अंतर्गत मिलते जाएंगे जो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो आपको नोट डाउन या ध्यान में रखना है कि लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो उमरिया जिले में है। ठीक है, इसके बाद में बात करूं कत्था या खेर की। कत्था, जो कि ये भी एक प्रकार के वृक्ष से हमें प्राप्त होता है, और उन वृक्षों की छाल से हमें कत्था या खैर की प्राप्ति होती है। और मोस्टली जो खैर है वो हमें जबलपुर हो गया, आपका उमरिया हो गया, शहडोल हो गया, सागर हो गया, शिवपुरी हो गया, आदि जिलों के वनों से हमें खैर की लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये जो कि ये तो हमें छाल से प्राप्त होती है। अब इसको कत्था कैसे बनाया जाता है, तो उसका भी एक कारखाना है हमारे मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे कि शिवपुरी में एक कत्था बनाने का कारखाना है। साथ ही साथ बानमौर, मुरैना जिला और शिवपुरी जिले में कत्था बनाने के कारखाने स्थापित हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हर्रा की। तो हर्रा, चूंकि ये भी एक वनस्पति से हमें प्राप्त होता है और इसके बीज प्राप्त होते हैं हमें, और उन बीजों को उबाल करके किस काम में लाया जाता है, चर्म शोधन के काम में। चर्म शोधन का मतलब है चमड़ा को शुद्ध करने या उसको पकाने के काम में। ठीक है, तो इसका भी मोस्टली जो उपयोग होता है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो लेदर कॉम्प्लेक्स है वो देवास पे है। तो मोस्टली इस प्रकार के जो हर्रे का प्रयोग होता है वो देवास में इसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स में, जहां पर कि चमड़े का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो चमड़े को पकाने के लिए या उसको शुद्ध करने के लिए जो है तो हर्रा का प्रयोग किया जाता है। हर्रा मोस्टली हमें छिंदवाड़ा है, बालाघाट, मंडला आदि जिलों के वनों से हमें प्राप्त होता है, और इसके बीजों का प्रयोग करके चमड़े को पकाया जाता है। इसके बाद है आपका भिलावा। भिलावा भी वनस्पति से हमें प्राप्त होता है, और भिलावा मोस्टली ये हमें छिंदवाड़ा आदि जिलों के जंगलों से प्राप्त होता है। तो भिलावे का जो प्रयोग होता है मोस्टली वो पेंट व स्याही बनाने के काम में किया जाता है, और इसका जो कारखाना है भिलावा बनाने का वो भी कहाँ है, आपका छिंदवाड़ा जिला में स्थापित है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था मध्य प्रदेश के वनोपज की बात, जिसमें हमने बात की अभी तक प्रमुख वनोपज और गौण वनोपज। बस आपको ये याद रखना है कि प्रमुख वनोपज कौन कौन से हैं, गौण वनोपज कौन कौन से हैं, और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन कौन से हैं, वो आपको याद रखना है। ये आपके मेंस में भी इंपॉर्टेंट बन होता है और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ठीक है, अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश में नवीन वन नीति के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में वन नीति के बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक 2 नीतियां जारी की हैं वन नीति की। अगर मैं बात करूं तो जो मध्य प्रदेश की पहली नीति थी वो उन्होंने 1952 में 1952 में जारी की, और इसके बाद लगभग 52 वर्षों के बाद जो नवीन वन नीति हम पढ़ते हैं वो 2005 है मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो नवीन वन नीति है वो 2005 है, और 2005 में इसको मध्य प्रदेश सरकार ने कब अनुमोदित किया इस नीति को, तो 4 अप्रैल 2005 को। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है
कि चूंकि इतने वर्षों उपरांत मध्य प्रदेश सरकार ने ये नवीन नीति जारी की, तो लगभग टाइम पीरियड देख रहे हैं आप कि कितने वर्षों उपरांत है ये, 52 वर्षों के बाद है। तो निश्चित तौर पर 52 वर्षों के बाद जो ये नवीन वन नीति बनाई, उसके पीछे कुछ कारण है। क्योंकि इन 52 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश की जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो सांस्कृतिक स्थिति है, उन परिस्थितियों में काफी चेंजेस आए। उन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप मध्य प्रदेश शासन में ये आवश्यकता महसूस की गई कि हम जो है तो नवीन वन नीति लेकर के आए। इसी क्रम में 4 अप्रैल 2005 को ये नवीन वन नीति अनुमोदित की गई। तो अब देखते हैं कि इस नवीन वन नीति में कौन कौन से प्रमुख प्रावधान रखे गए। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपैरिजन भी करते चलेंगे हम दोनों नीतियों के बारे में कि 1992 में क्या कुछ खास था और 2005 में क्या बदलाव किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए प्रमुख प्रावधान। इन प्रमुख प्रावधानों के क्रम में जो पहला है आपका कि इस नवीन वन नीति में जो है तो पर्यावरण संरक्षण और उसके प्रबंधन को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, जबकि जो 1952 की वन नीति थी उसमें राजस्व आय को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, कि किस प्रकार से हम वनों के द्वारा या वनों से हम ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन 2005 की वन नीति में राजस्व आय को प्राथमिकता ना देते हुए हमने किस बात पर ज्यादा जोर दिया, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के प्रबंधन को। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें कि स्थानीय समुदायों को रोजगार प्रदान करना, क्योंकि यह जो बात थी ये 1952 की वन नीति में सम्मिलित नहीं थी। इसलिए हमने ऐसे लोगों को जो उन क्षेत्रों में रहते हैं, उन वनों में रहते हैं, उन वनों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार की सुविधा मुहैया करवाने का जो बात थी वो हमने इस नवीन वन नीति में देखी। ठीक है, इसके बाद बात करें कि आय को बढ़ाना व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो किसकी आय को बढ़ाना है? इन्हीं स्थानीय समुदायों की, जो उस जंगल में, जो उस वन में निवास करते हैं, उस समुदाय या उन समुदायों की आय को बढ़ाना और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी लक्ष्य इस वन नीति में रखा गया है। फिर बात करें कि वनों का नियंत्रण जन भागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित करना इस वन नीति का प्रमुख प्रावधान है। अभी तक 1952 की जो वन नीति थी, उस वन नीति में जो आपके वनों का नियंत्रण था वो कानूनों के माध्यम से ज्यादा बड़े ही कड़े ढंग से करवाया जाता था। लेकिन 2005 की जो वन नीति आई, उस वन नीति के माध्यम से जो वनों का नियंत्रण स्थापित किया जाने लगा वो जन भागीदारी के माध्यम से किया जाने का प्रावधान रखा गया। ठीक है, तो बस ये बेसिक डिफरेंस है, जन भागीदारी के माध्यम से, जबकि 1952 में कानूनों के माध्यम से जो है पालन करवाया जाता था। फिर बात करें कि वन सीमा के लंबित विवादों का निपटान। तो निश्चित तौर पर अब कौन सा वन वृत्त किस सीमा के अंतर्गत आता है, कौन सा वन मंडल किस वन वृत्त के अंतर्गत आता है, तो ये सब जो सीमा विवाद है वन से संबंधित, उन सीमा विवादों को तुरंत निपटाने का भी प्रावधान इस वन नीति में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें कि वन अतिक्रमण को रोकना। तो निश्चित तौर पर वन के हो रहे अतिक्रमण को रोकने का प्रावधान भी इस वन नीति में किया गया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी मैंने लिखे हुए हैं कि वन सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, अभी तक चूंकि आप देख रहे हैं कि जो वनों की सुरक्षा का जो दायित्व होता था वो सिर्फ मानवीय आधार पर रखा जाता था, मतलब कि वन कर्मियों के ऊपर जो है छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जो है, अब वन कर्मी तो रहते हैं वन की सुरक्षा के लिए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें टेक्नोलॉजी के द्वारा भी अपडेट किया गया है इस वन नीति के माध्यम से। और जो लास्ट प्रावधान है वो है कि वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। और निश्चित तौर पर वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी आपके मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के द्वारा संचालित की जाती हैं। जैसे कि हमने जो सामाजिक वानिकी का एक कार्यक्रम देखा है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी लगभग वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए ही चलाया गया है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान में रखना है, ये जो अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की वन नीति को बताइए, उस वन नीति का उल्लेख करें, वर्णन करें, तो आपको बस बताना है कि जो पुरानी वन नीति थी वो कब की है, ये ध्यान में रखना है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश सरकार की नवीन वन नीति कब आई, किस वर्ष आई, तो 2005 में। इसके कुछ जो प्रमुख प्रावधान है उन प्रावधानों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के बारे में। ठीक है, तो इसकी चर्चा हमने अपने पहले के लेक्चरों में भी बात करी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो स्थापना इसकी हुई 24 जुलाई 1975 में। तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 24 जुलाई 1975 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य है कि वन संपदा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना तथा वनों की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना की। अब बात करते हैं कि इस विकास निगम के कौन कौन से कार्य हैं जो इसके द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका कि वनोपज का आर्थिक दृष्टि से दोहन करना। ठीक है, निश्चित तौर पर वनोपज क्या होते हैं, हमने अभी बात की थी कि वनोपज क्या है। जैसे कि हमने प्रमुख वनोपज में हमने सागौन, साल और बांस के बारे में बात की थी, तेंदुपत्ता के बारे में बात की थी, जबकि गौण रूप से जो वनोपज है उनके बारे में बात की थी हमने। तो उन्हीं वनोपज का क्या करना है, आर्थिक दृष्टि से दोहन करना है। ठीक है, ताकि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति या कह सकते हैं मध्य प्रदेश की जीडीपी में वानिकी का जो क्षेत्र हम पढ़ते हैं वो इसी क्रम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी रूप में मध्य प्रदेश के वनोपज का आर्थिक दृष्टि से दोहन करना। फिर दूसरा है आपका कि बहुमूल्य एवं उपयोगी वृक्षों का वृक्षारोपण करना। अब निश्चित तौर पर जैसे कि मान लीजिए कि जो बांस के वन है या सागौन या साल के जो वन है, अब इनसे चूंकि हमें अगर आर्थिक रूप से हमें इनको काट करके और इनसे हमें वित्त या आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है मध्य प्रदेश की, तो इनको लगाना भी पड़ेगा, वृक्षारोपण भी करना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की, कि बहुमूल्य एवं उपयोगी वृक्षों का वृक्षारोपण भी किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद है कि लुगदी, पेपर आदि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना। लुगदी पेपर मतलब हमने बात करी कि जैसे कि जो महीन कागज जो बनता है, टिश्यू पेपर, वो हमारे इंदौर में बनता है। ठीक है, तो उन उद्योगों के लिए, या हमने बात की थी नेपानगर में, या बात की थी हमने ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल के बारे में। तो ये जो कारखाने हैं, इन कारखानों को कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, इन्हीं वनों से प्राप्त होता है। तो ये कौन प्रदान करता है, ये मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की जिम्मेदारी है कि इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करे। ठीक है, फिर बात करें कि गौण वनोपज का संग्रहण एवं विपणन। गौण वनोपज में हमने बात जैसे की थी, हमने गोंद के बारे में बात की थी, हर्रा, भिलावा इत्यादि के बारे में हमने बात की थी। तो ये गौण वनोपज में शामिल हुए। तो इनको इकट्ठा, जैसे इनको जंगलों से क्या है निकलवाना, और निकलवाने के उपरांत में इनका विपणन करना, इनको विक्रय करना, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की। फिर नेक्स्ट है आपका कि वनों की उत्पादकता को बढ़ाना। तो निश्चित तौर पर जैसे हमने यहाँ पर बात की कि बहुमूल्य एवं उपयोगी वृक्षों का वृक्षारोपण करना, तो जंगल में ऐसे पौधों का वृक्षारोपण करना है जिससे कि उत्पादकता क्या हो सके, बढ़ सके, उत्पादकता में वृद्धि हो सके। फिर बात करते हैं कि निम्न कोटि के वनों को उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित करना। ठीक है, जैसे कि कुछ वन वृत्त ले लीजिए, या वन मंडल ले लीजिए, या वन परिक्षेत्र ले लीजिए। अगर ऐसे वन मंडल या वन परिक्षेत्र है जहां से इन उपयोगी हमें चीजें नहीं मिल पा रही हैं, या कह सकते हैं कि वो जो वन मंडल है, वन या परिक्षेत्र है, वो निम्न कोटि का है, तो उस निम्न कोटि के वन क्षेत्र को क्या करना है, उच्च कोटि में परिवर्तित करना है। मतलब कि वहां पर ऐसे ऐसे पेड़ पौधों का रोपण या वृक्षारोपण करना है जिससे कि हम वहां से कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारियां किसके ऊपर है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की। ठीक है, तो ये तो हो गया बात वन विकास निगम की। अब बात करते हैं हम हमारे जो महत्वपूर्ण बात करते हैं जो हमने अभी तक के टॉपिक पढ़े मध्य प्रदेश में वन के संबंध में, उससे संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रीलिम्स की परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी ये जो प्रश्न बनते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि लिखा है मैंने कि वन अनुसंधान संस्थान, हमें पता था कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है भारत में, तो देहरादून में स्थापित है। ठीक है, स्थित है। अब इसी देहरादून में जो ये वन अनुसंधान संस्थान है, इसके भारत में बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनमें से एक है हमारे मध्य प्रदेश में।
तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो वह है आपके जबलपुर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए कि IIFM मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहां पर स्थित है, तो कहां पर है ये, भोपाल में स्थित है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब की गई तो 1982 में की गई। किस देश के सहयोग से की गया, तो स्वीडन के सहयोग से IIFM की स्थापना भोपाल में की गई। ठीक है, इसके बाद बात करें वनों का राष्ट्रीयकरण, मैंने लिखा 1970 में किया गया। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने राष्ट्रीयकरण किया, वह है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसने कब राष्ट्रीयकरण किया वनों का, 1970 में, 1970 में। और राष्ट्रीयकरण करने के उपरांत जिस वनोपज को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत किया गया वह है आपका तेंदुपत्ता। ठीक है, इसके बाद बात करें कि सामाजिक वानिकी योजना मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट की गई, तो 1976 में। सामाजिक वानिकी का मतलब है कि लोगों को प्रोत्साहित करना कि वो अपने निजी जमीन में भी क्या करें, वनों को या पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करें। ठीक है, तो ये शुरू कब की गई, 1976 में। इसके बाद आपका पंचवन योजना। पंचवन योजना क्या है कि मतलब मध्य प्रदेश के जिन जिलों में वनों का क्षेत्रफल 33% से कम है, ठीक है, 33% से क्या है, कम है, उन जिलों में क्षेत्रफल को क्या करना है, बढ़ाना है, मतलब 33% तक लाना या उससे ऊपर तक लाना। इसके लिए क्या शुरू किया गया 1976-77 में मध्य प्रदेश में पंचवन योजना। ठीक है, याद रहेगा, वनों का क्षेत्रफल लगभग 33% तक बढ़ाना, तो ये है पंचवन योजना। इसके बाद बात करें कि वनराजिक महाविद्यालय, मध्य प्रदेश में वनराजिक महाविद्यालय कहां स्थित है, तो सबसे पहला वनराजिक महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया, बालाघाट में 1979 में। और जस्ट उसके एक साल बाद आपका स्थापित किया गया बैतूल में 1980 में। तो इनकी संख्या कभी पूछ ले कि वनराजिक महाविद्यालयों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, तो दो है। कहां कहां पर, एक बालाघाट में और दूसरा बैतूल में है। ठीक है, 1979 और 1980 में। फिर इसके बाद है कि वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान, वन रक्षक मतलब फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, कि वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का प्रशिक्षण कहां कहां दिया जाता है, संस्थान कहां कहां पर स्थित है, तो एक है आपका लखनादौन सिवनी में, फिर है आपका बैतूल में, शिवपुरी में, रीवा में, और है आपका झाबुआ में। ठीक है, तो हो सकता है जब ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको एक जिले का नाम दे दे और बाकी ऐसे दे दे जहां पर यह संस्थान स्थापित नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान मध्य प्रदेश में कहां स्थित है, तो वह भी कहां है, आपका जबलपुर में है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया, तो वह है आपके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में। ठीक है, तो ये तो बात थी अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो एक बार इनको आपको याद रखना है। बाकी अन्य जो तथ्य थे वो हमने लगभग अपने अभी तक के 3 जो लेक्चर हमने किए उन लेक्चरों में कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपको उन लेक्चरों को भी ध्यान से सुनना है और जो भी फैक्ट आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो उसको अलग से जो है तो नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद चलिए, ये तो कुछ थे। इसके बाद मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो कितने हैं और कब कब उन्हें आरक्षित किया गया, इस संबंध में बात करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, तो उनकी संख्या कुल कितनी मिलती है, हमें कुल 3 संख्या मिलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कुल 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो पहला देख ले कौन सा है, पहला है आपका पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र या पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है आपका अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र और तीसरा है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है पचमढ़ी, ये पूरा लगभग संपूर्ण जो इसका एरिया आता है वो हमारे मध्य प्रदेश में ही आता है। ठीक है, होशंगाबाद जिले और साथ में आपका जो छिंदवाड़ा का जिला है उसको भी शामिल किया जाता है। लेकिन ये जो अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है
ये एमपी के साथ साथ और छत्तीसगढ़ के भी एरिया को इसमें शामिल किया जाता है। जबकि जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है इसका भी संपूर्ण क्षेत्र जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो 3 क्षेत्र हो गए हमारे। लेकिन अब अगर कभी कभी ये पूछे कि कब पन्ना या पचमढ़ी को या अचानक मार्ग को कब जो है आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, तो एक चीज यहाँ पर समझना ये है आपको दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा, चूंकि हमारे भारत में कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, तो भारत सरकार खुद अपने उन क्षेत्रों को जो है रिजर्व करती है और साथ ही साथ यूनेस्को के द्वारा भी रिजर्व किया जाता है। तो ये दोनों बातें जो है अलग अलग है। ठीक है, तो समझना ये है कि ये जो 3 क्षेत्र हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में हैं, इन क्षेत्रों को भारत सरकार ने कब नोटिफाई किया आरक्षित क्षेत्र के रूप में, तो आंसर मिलता है कि 1999 में पचमढ़ी को किया भारत सरकार ने। ठीक है, कि ये जैव मंडल पचमढ़ी जैव बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो है कब नोटिफाई किया गया इसको, या कब आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो 1999 में, 1999 में। इसी प्रकार से अचानक मार्ग को कब किया गया भारत सरकार के द्वारा, 2005 में। और मैं बात करूं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र की, तो भारत सरकार ने कब इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया, तो 2011 में। अब बात आती है कि यहां पर देखेंगे आपकी, फिर से मैंने लिखा हुआ है कि जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, तो वर्ष 2009 में इस क्षेत्र को यूनेस्को के द्वारा जो है नोटिफाई किया गया, मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया 2009 में पचमढ़ी को, और अचानक मार्ग को किया गया 2012 में। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा जो नोटिफाई किया गया, वैसे ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में 3 है। लेकिन अगर बात करूं कि यूनेस्को के द्वारा जो आरक्षित क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में जैव मंडल है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो उनकी संख्या 2 है। ठीक है, तो पन्ना को अभी तक यूनेस्को ने नोटिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यूनेस्को ने पचमढ़ी को 2009 में किया है और अचानक मार्ग को 2012 में किया हुआ है। तो दोस्तों ये लगभग हमारे जितने भी फैक्ट हैं जो अभी तक मेरी समझ में बन सकते हैं, वो हमने अपनी मेंस की क्लास में, और साथ ही साथ ये कुछ जो हमने अभी किया महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में, उनमें लगभग सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो मध्य प्रदेश के वनों के संबंध में था वो समाप्त होता है। और वनों के संबंध में लगभग हमने अभी 3 लेक्चर लिए हैं, तो ये पूरे टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।